characteristics of a homologous series. Characteristics of a homologous series में इसकी 5 characteristics हैं. पहला लिखेंगे, all the members of a homologous series can be represented all the members of a homologous series can be represented by the same general formula. All the members of a homologous series can be represented by the same general formula. तो पहली इसकी प्रॉपर्टी ये है. सेकंड नोट करें, सेकंड है any two adjacent homologs. homologous series के जो members होते हैं उनको homologs बोल देते हैं. तो इसमें मैं बता रहा हूँ any two adjacent homologs ये स्पेलिंग है homologs HOMOLOGOUES LOGUES है, बस वो नहीं है. homologs बोल देते हैं इसको. डिफर बाय वन कार्बन एटम. सर स्पेलिंग तो सेम ही लग रही है दोनों की. नहीं, उसमें मैंने जी के बाद ओ ऑर्डर है. डिफर बाय वन कार्बन एटम differ by one carbon atom and two hydrogen atoms. One carbon atom and two hydrogen atoms in their molecular formula. In their molecular formula. Third, the difference in the molecular masses of any two adjacent. The difference in the difference in the molecular masses. The difference in the molecular masses of any two adjacent homologs of any two adjacent homologs is 14U. Is 14U. हाँ is 14U. Fourth है, all the compounds of a homologous series, all the compounds क्या बात है, बड़े मैनर्स आ गए, सीट छोड़ दी अपनी औलाद में. all the compounds. नहीं तो ये तो जब आता है तो इसकी तो नीचे से ऊपर तक आवाज आती है. कई बार ऐसा भी हो जाता है, नीचे से गार्ड भी बोलते हैं कि एक अजीब सा कैरेक्टर आया था, वो उसकी मुझे थी, वो कई बार बोल चुका है. वो एक चश्मा लगाता है, मूछें सी रहती है, वो बोलता ही रहता है हमेशा.
मैं कल चलिए हाँ, मुझे जोर से दबा दो एक बार। झटके से रात काट दो गेट पे। तो वापस थोड़ा खोल के बता। चलो छोड़ो, मैं देखूंगा यार सर आपने गाना सुना? मैंने गाना सुनने के लिए कहा था फिर। अरे तुम्हें all the compounds of a all the compounds of a homologous series all the compounds of a homologous series show similar chemical properties. Show similar chemical properties. Show similar chemical properties. Fifth है, the members of a homologous series show a gradual change तब क्या हुआ? कुछ नहीं, वैसे ही हंस रहे हो। Members of a homologous series show सर ये वापस समझा देना एक बार। नहीं, मैंने भी समझाया ही नहीं है कुछ, मैं सिर्फ नहीं ये नहीं, जो कल होमोलॉगस पढ़ा था वो वाला। अरे अभी बताओ। The members of a homologous series show a gradual change. Show a members of a homologous series show a gradual change in their physical properties. In their physical properties वहीं से with नीचे increase in molecular mass. With increase in molecular mass. With increase in molecular mass. देखो जैसे हमने ना एक चीज देखी थी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो थे उनको हमने बोल दिया था एल्केन्स, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं सिर्फ एल्केन्स की ही बात करूँ तो जो पहला एल्केन है वो क्या है? मीथेन। दूसरा एल्केन है वो है ईथेन। तीसरा है प्रोपेन, फिर है ब्यूटेन। तो अगर हम उनके फॉर्मूले की बात करें तो अगर मान लीजिए मैंने देखा था एल्केन्स, ठीक है, ये आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, इससे मैं अभी एग्जांपल लेकर समझा दूंगा। एल्केन्स, फिर एल्कीन्स, फिर एल्काइन्स, फिर अल्कोहल, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड, फिर एल्डिहाइड्स, फिर कीटोन्स, फिर क्या हुआ? अच्छा पढ़ रहे हो क्या? कार्बोजेनिक, कार्बोजेनिक एसिड, कार्बोजेनिक, कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे कुछ था वो थोड़ा हो गया थोड़ा, कल ही पढ़ा है। मतलब कार्बो वाला कोई भी एसिड, हाँ ठीक है एसिड। बस है एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब अगर मैं इन सबके फॉर्मूले देखूँ, अच्छा आप लोगों को भी सजेस्ट यही कर रहा हूँ कि इसको रिवाइज जब करें तो एक जगह लिख लें सबके फॉर्मूले, कंफ्यूजन ना हो। देखिए एल्केन का होता है फॉर्मूला CnH2n+2, एल्कीन्स का फॉर्मूला होता है CnH2n, एल्काइन्स का होता है CnH2n-2, अल्कोहल का होता है CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड का क्या होता है CnH2n+1 COOH। सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। सर डबल OH आएगा ना? ऐसा कुछ ना है कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ वो कार्बोक्सिलिक एसिड का है। इसमें C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H और लिखा जाता है CHO। अब कीटोन्स की बात करें तो कीटोन्स में क्या होता है R इधर, C डबल बॉन्ड O इधर और R डैश इधर। यहाँ पर R क्या हो सकता है? कोई अल्काइल ग्रुप, और R डैश सेम अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। ये पढ़ा था वाला नहीं, ठीक है ना? लास्ट क्लास की वीडियो नहीं देखी? लास्ट क्लास में होमोलॉगस सीरीज लास्ट। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक ये है, दो समझ गया, समझ क्लास गया। पहले मैंने आप लोगों को शायद सिर्फ यही करवाया था एल्काइंस तक, चलिए, ठीक ठीक कोई बात नहीं।
कार्बोक्सिलिक एसिड में आ जाते हैं R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। तो अभी अभी ये सभी मेरी नीचे शक्लें देखे जा रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी ये नीचे के चारों जो कैटेगरीज हैं वो मैं आपको कराऊंगा, लेकिन अगर हम इनमें देखें तो क्या होता है जैसे एल्केन्स है, तो एल्केन्स जो है, एल्केन्स एक फैमिली हो गई, एल्केन्स एक फैमिली हो गई, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक इस तरीके से चलते चले जाएंगे। एल्कीन एक दूसरी फैमिली हो गई, ईथीन, मीथीन तो नहीं आता उसमें, ईथीन आता है, तो ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, तो इनमें एक फैमिली है, एक फैमिली में जो कंसेक्यूटिव या सक्सेसिव जो एलिमेंट्स हैं, सक्सेसिव जो कंपाउंड्स हैं, उनमें उन सबको हम क्या बोल देते हैं, होमोलॉगस सीरीज। उस पूरे को जैसे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो ये सारे एल्केन्स हैं, तो एल्केन्स के जो सारे के सारे मेंबर्स हैं उसको हम एक होमोलॉगस सीरीज बोल सकते हैं। होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, जिसमें एक कंपाउंड के बाद जो दूसरा कंपाउंड आता है, तो उन दोनों में डिफरेंस कितने का होता है, एक कार्बन एटम का और दो हाइड्रोजन एटम का। तो पहली इसकी केमिकल प्रॉपर्टी ये है, ऑल द मेंबर्स ऑफ अ होमोलॉगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, जैसे ये फर्स्ट है, तो अगर इसका हम एग्जांपल देखें, अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो आप ये कहें, बल्कि आपने तो ये सब नोट कर लिया होगा, तो आप एक काम करें, यहाँ पर लिखिएगा एग्जांपल्स, एग्जांपल्स लिखें, और एग्जांपल्स में फर्स्ट लिखेंगे, तो फर्स्ट का मतलब मैं पहली प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस एग्जांपल के थ्रू। तो ऑल द मेंबर्स ऑफ अ होमोलॉगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फॉर्मूला। तो हम ये कहेंगे कि मीथेन, ब्रैकेट में लिखिएगा CH4, मामा ईथेन, ब्रैकेट में लिखिए बिल्कुल C2H6, फिर लिखें प्रोपीन, क्या होगा C3H8 C3H8 etc. comma they all have the same general formula, they all have the same general formula CnH2n+2, they all have the same general formula CnH2n+2। तो ये जितने भी मेंबर्स हैं, ये मैंने किसका एग्जांपल लिया, एल्केन का। अगर आप चाहें तो एल्कीन का फार्मूला ले सकते हैं, एल्कीन का एग्जांपल ले सकते हैं। तो एल्कीन में मैं पहला मेंबर बोलूँगा ईथीन, फिर प्रोपीन, फिर ब्यूटीन, फिर पेंटीन, तो उन सबका जनरल फार्मूला भी तो सेम होगा CnH2n। तो इसका मतलब क्या है कि इसी तरीके से अगर मान लीजिए, देखिए अभी हमने अल्कोहल नहीं करा, तो पहला अल्कोहल होता है उसको बोलते हैं मीथेनॉल, दूसरे को इथेनॉल, तीसरे को प्रोपेनॉल। हाँ अच्छा CN CnH2n+2। सर OH किस में आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड मैं कराऊंगा। सर एलिमेंट तक बना देते थे। एक्चुअली वो ना तब जब दो बैचेस मैंने कंबाइन कर रखे थे, वो तब कर रहा था, तो इस वजह से हम लोग तब थे भी तो नहीं। चलिए तब एंटी तुम थे शायद, हाँ हम चारों नहीं थे। बर्थडे था, हाँ। चलो ठीक है। तो CnH2n+2 मैं शुरू से ही करवा रहा हूँ यहाँ पर, हमने यहाँ तक कर लिया था। तो आप ये देखो कि अगर मैं किसी भी एक कैटेगरी की बात करता हूँ, चाहे एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, तो इसके अंदर के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको हम बोल देंगे, उन सब मेंबर्स को कलेक्टिवली हम बोल देंगे होमोलॉगस सीरीज। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये क्या बनाते हैं, ये होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्केन्स। ठीक है, ऐसे ही एल्कीन्स, एल्कीन्स में क्या आ जाएगा, ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, दे ऑल आर होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स। ये आ गया। अच्छा, इन मेंबर्स को क्या बोलते हैं, इन होमोलॉगस सीरीज के जो मेंबर्स होते हैं उनको अलग अलग बोल देते हैं होमोलॉग्स, होमोलॉग्स ये बोल देते हैं। तो हमारा पहला तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। फिर अगर मैं दूसरा लेता हूँ, अब क्योंकि मैंने यहाँ पर एल्केन का एग्जांपल लिया, तो मैं सब में एल्केन के ही एग्जांपल से क्लियर करता हूँ उस चीज़ को। देखिए अब सेकंड प्रॉपर्टी को समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। तो एग्जांपल नंबर सेकंड है एनी टू एडजेसेंट होमोलॉग्स। एडजेसेंट का मतलब बराबर बराबर वाले, मतलब जैसे मीथेन और ईथेन, ये तो एडजेसेंट होगा। बराबर बराबर कैसे होगा? जैसे मीथेन अच्छा, ऊपर नीचे मीथेन के जस्ट हम ऊपर नीचे या बराबर बराबर में आप लिखते चले जाओ। तो एडजेसेंट का मतलब आगे पीछे वाले। तो उन्होंने बोला एनी टू एडजेसेंट होमोलॉग्स
डिफर बाई 1 कार्बन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, अब इस एग्जांपल में आप ये कहें कि अगर मान लो मैं मानता हूँ प्रोपेन, तो प्रॉप का मतलब 3 कार्बन एटम्स, तो आप n की जगह अगर 3 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा C3H8, ठीक है। वो एक हम रूल ये बनाकर चलते हैं कि एल्केन है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम जितने भी हैं, हाइड्रोजन एटम को क्या करेंगे उसके डबल से 2 ज़्यादा, डबल से 2 ज़्यादा, तो 3 का डबल क्या है 6, 6 से 2 ज़्यादा 8 हो गया, ठीक है। तो इनको याद रखने का बस ये तरीका है कि पहला होगा डबल से 2 ज़्यादा, दूसरा होगा एग्जैक्टली डबल, और तीसरा होगा डबल से 2 कम, ऐसे। मैंने प्रोपेन लिया, प्रोपेन के बाद मैं लेता हूँ ब्यूटेन। ब्यूटेन तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन एटम, तो 4 के डबल से 2 ज़्यादा बोलो 4H10, तो डिफरेंस कितना हो गया, C1H2 बिल्कुल सही भाई। कार्बन इधर 4 है और इधर 3 है, तो कितना डिफरेंस हुआ कार्बन का, C1, 1 लिखा नहीं जाता, 1 लिखा नहीं जाता, हम कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब ये है कि 1 कार्बन एटम है। हाइड्रोजन को डिफरेंस 10 - 8 CH2। तो इस प्रॉपर्टी में यही जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है सेकंड वाली, इसमें यही बताया गया कि एनी 2 एडजेसेंट होमोलॉग्स डिफर बाय 1 कार्बन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। पहली दूसरी दोनों क्लियर, ठीक है। अब आ जाइए थर्ड पर, तो थर्ड में वो बोलते हैं द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ एनी 2 एडजेसेंट होमोलॉग्स इज 14 U, ठीक है। तो जैसे प्रोपेन ब्यूटेन लिया था, ऐसे ही मैं क्या करूँगा, अब अगला ले लो, कोई ब्यूटेन पेंटेन ले लो, तो यहाँ लिखे हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ ब्यूटेन। अच्छा, जो ये आपने ब्यूटेन लिखा है, इस तरफ कर रहा हूँ, ब्यूटेन के आगे ब्रैकेट में लिख लेना क्या, अरे ये तो मैं करवा दूंगा, ये तो करा दूंगा, मत करो, खराब हुआ है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ब्यूटेन, इसके आगे ना ब्रैकेट में लिख लेना बेटा LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये जो घरों में सिलेंडर आते हैं ना, मतलब यहाँ तो देखिए PNG है, पाइप्ड नेचुरल गैस है, लेकिन जो नॉर्मली जो घर होते हैं उनमें जो सिलेंडर आते हैं, उन सिलेंडर में ब्यूटेन गैस भरी होती है। तो कई बार क्वेश्चन में वो आपको ये दे देंगे कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग पर्पसेस, इस तरीके से वो क्वेश्चन बनाकर दे देंगे। सर मैंने गाड़ी में तो देखा है। अब हाँ, गाड़ी में भी होता है LPG वाली कार्स भी अब नहीं आती, पहले आती थी। मेरे पास है नहीं, मैंने सोसाइटी में खड़ी है वैगन 2004 मॉडल, हाँ, उसके पीछे LPG लिखा होगा, जैसे हाँ। CNG लिखा रहता है ऐसे LPG। ब्लैक कलर की प्लेट पे। तो अच्छा, आप लोग पहला कब हुए थे, 2004 या 5? 6। ठीक है, तो आप लोगों को पता नहीं होगा कि जैसे आप जगह जगह जाते हैं तो पेट्रोल पंप्स हैं, तो ऐसे ही अब CNG पंप्स हैं। CNG पंप्स भी देखो, वो दूर से लंबी लाइन दिखाई दे जाती है, गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, सबसे लंबी है CNG पंप पे CNG पंप पर लंबी लाइन लगी रहती है। और इसी तरीके से आपको पता नहीं होगा कि LPG पंप्स भी होते थे पहले, गाड़ियों में LPG डलवाते थे लोग, और LPG पंप्स भी होते थे। यहाँ कहीं है गाजियाबाद में, ठीक दिल्ली है, में। चलिए मैं बताता हूँ दिल्ली में कहाँ पर है। दिल्ली में होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, दिल्ली में शास्त्री पार्क में है, दिल्ली में शास्त्री पार्क में। और कभी अगर आपका वैशाली जाना हो तो वैशाली में मैक्स हॉस्पिटल से जस्ट पहले ये बाहर ही लिखा हुआ दिखाई दे जाता है ऑटो LPG। मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास है LPG वाली गाड़ी, कौन सी भी? वो है 2009 मॉडल, कौन ठीक सी है? स्पार्क पापा चलाते हैं, है ना। तो तब वो LPG आया करती थी, और LPG स्टेशन सब धीरे धीरे बंद होती गई, तो वो गाड़ियाँ भी कंपनीज ने धीरे धीरे बंद तो कर आप लेके कहाँ जाते हो उसका LPG भरवाने? अब तो वहाँ पर पापा यूज़ करते हैं मेरे को, और वहाँ पर घर के पास एक पंप है, यहीं पे रहते हैं। कभी यहाँ कभी वहाँ, ऐसे चलता रहता है। तो इसलिए तुमने वहाँ, अच्छा तुमने यहाँ नीचे खड़ी भी देखी भी नहीं होगी, रेड कलर की कार है बड़ी। आज ही देखेगा। नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ है भाई। वो जहाँ पापा होते हैं वहीं जाती है गाड़ी। तो हमें वो अब क्या प्रॉब्लम हो गई, पहले तो बहुत अच्छा था, हर शहर में था एक पंप। अब क्या है कि अगर कहीं भी लेकर जाना है तो पहले सर्च करते हैं कि वहाँ पर तो LPG उसमें पेट्रोल नहीं डलता? पेट्रोल भी डलता है, जैसे CNG होती है, पेट्रोल पेट्रोल ऐसे ही नहीं चल रहा है, ऐसे वैसे। तो खैर,
ये एलपीजी कहते हैं इसको। अब अगर मैं इसके मॉलिक्यूलर मास की बात करूँ तो आप ये देखें जैसे ब्यूटेन है तो C4H10, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे लेंगे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ C4H10। देखो जो कार्बन है, कार्बन का मास कितना होता है 12, और कार्बन के कितने एटम है यहाँ पर 4 एटम है, तो 12 into 4 प्लस हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, और हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं 10, तो 1 into 10, तो 12 4 जा 48 एंड 1 into 10 10, तो ये कितना हो गया 58 ये। अब मैं क्या करूँगा, ब्यूटेन से जस्ट अगला मैं कंपाउंड देखता हूँ, तो ब्यूटेन से जस्ट अगला क्या आ जाएगा हेक्सेन। नहीं पेंटेन। अच्छा हाँ सॉरी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ पेंटेन, पेंटेन का जैसे ये तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में यूज होता है, इसका पता नहीं क्या है, तो इसका बस आप फॉर्मूला लिखें C5 और H क्या होगा 12, डबल से हो जाता है, ठीक है। तो जरा चेक करो कि इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया 12 into 5 प्लस 1 into 12, तो 12 5 तो 60 प्लस 1 into 12 ये कितना हो गया 72 U। डिफरेंस देखिए जरा क्या होगा 14 हो गया। तो इसी तरह से आप कोई भी दो एडजेसेंट कंपाउंड्स ले सकते हैं, उनका डिफरेंस हमेशा 14 ही आएगा। तो डिफरेंस कितना हो गया 72 minus 58 इज इक्वल टू 14 U, ये इसका डिफरेंस हो गया, ठीक। तो ये हमारा थर्ड इसकी कैरेक्टरिस्टिक थी। फोर्थ देखिए, ऑल द कंपाउंड्स ऑफ अ होमोलॉगस सीरीज शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो जितने भी एल्डिहाइड्स होते हैं, मैंने अभी एल्डिहाइड कराया नहीं, तो जितने भी एल्डिहाइड्स होते हैं वो सारे के सारे एक जैसी ही प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये डिओड्रेंट और परफ्यूम्स वगैरह लगाते हैं, क्या होता है वो फ्लोरोकार्बन, कुछ फ्लोरोकार्बन ऐसा सही था कुछ है आइडिया? चलिए जो बायो आपने में पढ़ा था ओजोन डिप्लीशन में मैंने ये तो उसमें होता है, इसी में होता है। हाँ ओजोन डिप्लीशन, हाँ तो मतलब उसको तो फिर लगाना नहीं चाहिए, उससे तो ओजोन नहीं अब चेंज हो गए हैं, ठीक है पहले आते थे कार्बोसाइक्लिक में जो एरोमेटिक होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये क्या होता है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स ये बनते हैं एल्डिहाइड से। तो किसी भी तरीके का हम एल्डिहाइड ले लें, चाहे हम मिथेनॉल ले लें चाहे इथेनॉल प्रोपेनॉल, उनकी हेल्प से बनाए जाते हैं एल्डिहाइड्स की हेल्प से। तो उनके सबके अलग अलग कुछ तो ऐसा होता होगा ना, कुछ तो ऐसा होता होगा कि अलग अलग फ्रेगरेंस होती होगी। अच्छा, जितने भी आप अलग अलग फ्रेगरेंसेस देखेंगे परफ्यूम्स की, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी एक ही है कि उनको जब आप स्मेल करेंगे तो आपको खुशबू आएगी, बदबू नहीं आएगी, मतलब वो प्लेजेंट स्मेल ही होगी, अच्छी ही स्मेल होगी, है ना। उनकी कैटेगरीज अलग अलग हो सकती हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि उन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। और दूसरा फायर कैचिंग होते हैं, ये वो सिर्फ कहने में लगता है, वो तो कुछ नहीं है, होता है करके देखा होगा, होता है। करके देखा है कि नहीं होता देखा? है, मुझे होता है। ये तो सबने देख रखा है करके, हमने भी देखा था, लेकिन फिर डर बहुत लगा था, उसके बाद नहीं करा कि कैंडल जलाई उसके ऊपर मार दिया, वो ऐसे आग गई एकदम आगे। नहीं मैं तो अपने ऊपर लगा के हाथ रखा नहीं अपने ऊपर मत लगाना बस। ऐसे बोलेगा। फिफ्थ देखिए, द मेंबर्स ऑफ अ होमोलॉगस सीरीज शो अ ग्रेजुअल चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेजुअल चेंज होता है। ग्रेजुअल चेंज मतलब धीरे धीरे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ दिख कैसी रही है, कोई भी चीज़ अगर हम उसको टच कर रहे हैं तो वो टच करने में किस तरीके की है, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। और केमिकल प्रॉपर्टी ये है, फायर कैचिंग है या नहीं, वाटर में सॉल्यूबल है या नहीं, मतलब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, वो रिएक्शन किस तरीके से करता है वो चीज़, ठीक है ना। जैसे ये वुड है, तो वुड की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि इट इज़ रिजिड, इट इज़ हार्ड, फ्लेक्सिबल नहीं है। और जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो ये है कि एकदम से अगर हम इसको जलाएंगे तो ये जल जाएगी, ठीक है। प्लास्टिक की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है कि उसको एकदम जलाएंगे जल तो वो पिघल जाएगी, ठीक। जलता भी है, बात तो एक है। चलो चलिए, लेकिन ये मेल्ट नहीं होगा ना, वुड तो मेल्ट नहीं होता, तो हाँ, वो ये लागत है। केमिकल, हाँ केमिकल प्रॉपर्टी अलग हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग। तो देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड,
तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फार्मूला। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि दे डिफर इन देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय 1 कार्बन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, एडजेसेंट कंपाउंड्स। और एडजेसेंट कंपाउंड्स में मॉलिक्यूलर मासेस में डिफरेंस कितने का होता है, 14 U का। ये हो गया। उसके बाद फोर्थ में क्या है कि किसी भी होमोलॉगस सीरीज के जितने भी कंपाउंड्स हैं उन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, और विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे। एलोट्रॉप की डेफिनेशन में कुछ ऐसी सी थी नहीं, एलोट्रॉप अलग था। तो अब आप ये देखिएगा कि ये जो लिखा है ना विद द इंक्रीज, ये देखो उस दिन भी यही हो रहा था प्रॉब्लम। सही है। मेरी आवाज सभी को सुनाई दे रही है? अर्णव, अक्षरा, अमन, दिशा? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है। तो ऐसा बोल दो होता पाँच चलिए उसके बाद में एक क्वेश्चन नोट करेंगे, ये बिठा दूंगा सर। कल भी आप लोगों की क्लास थी ना जब ये लाइट फ्लिकर कर रही थी, आप लोगों की क्लास नहीं थी। हम चले गए थे। हमारे पे ऐसे अच्छी क्लास पे ऐसे अच्छे काम नहीं हो पाते। तो एक क्वेश्चन नोट करेंगे, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूले ऑफ द थर्ड एंड फिफ्थ मेंबर्स write the molecular formulae of the third and fifth. Write the molecular formulae of the third and fifth members of a homologous series of carbon compounds of homologous series of carbon compounds, homologous series of carbon compounds represented by the general formula, represented by the general formula CnH2n -2। तो पहली चीज तो इन्होंने ये बोल दिया रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फार्मूला CnH2n -2। तो पहले तो ये बता दो ये क्या है, एल्काइन है, ठीक है। तो अब we know that alkynes are represented by the general formula CnH2n -2। अच्छा, इसके फर्स्ट मेंबर को क्या बोलेंगे? मीथेन। सॉरी इथेन। इथेन क्यों होगा? इथाइन। अरे इथाइन बोलेंगे या नहीं? इथाइन। आइन आएगा आइन। मिथाइन तो नहीं बोलेंगे ना? नहीं सर। क्योंकि क्या है कि जनरल फार्मूला CnH2n -2 है। अगर आप n की वैल्यू यहाँ पर क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, तो 2 × 1 2 हो जाएगा, और 2 -2 क्या हो जाएगा, 0। मतलब उसमें हाइड्रोजन कहीं होगा ही नहीं, वो तो C हो जाएगा। और हाइड्रोकार्बन कहाँ रहा फिर? वो तो C रह गया ना, नहीं समझे? 2 2 * 4 मतलब 2 समझ गया। अच्छा, तो इसका फर्स्ट मेंबर क्या होता है? इथाइन। वो क्या बोल रहे हैं, इसका थर्ड मेंबर
और फिफ्थ मेंबर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए। तो थर्ड C3 मेंबर भाई पहला मेंबर इसका n इज इक्वल टू 2 के लिए है, तो फर्स्ट मेंबर में क्या हो गया n इज इक्वल टू 2, थर्ड मेंबर में क्या हो जाएगा उससे एक ज्यादा n इज इक्वल टू 4, C3H4 और फिफ्थ का हो जाएगा n इज इक्वल टू 4, फिर वही बात C3H4, क्या बात है फालतू में। क्या थर्ड मेंबर तो थर्ड तो n इज इक्वल टू 4 क्यों ले लिया? भाई पहले के लिए 2, दूसरे के लिए 3, तीसरे के लिए 4 होगा ना, वही तो सोचना है। पहला तो अच्छा हाइड्रो हट ही गया पहले में, ठीक है। हाँ पहले में तो हाइड्रोजन हट ही गया, फिफ्थ के लिए समझ गए कि नहीं। हाँ, n इज इक्वल नहीं समझे, देखिए n इज इक्वल टू 1 के लिए ना तो इथेन एग्जिस्ट, ना तो इथीन एग्जिस्ट करता, ना सॉरी ना तो मीथीन एग्जिस्ट करता, ना मिथाइन करता। उसमें ना प्रॉब्लम क्या है, आप ये देखिएगा कि इथीन में ये होता है कि C डबल बॉन्ड C हमको चाहिए, C डबल बॉन्ड C चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि एल्कीन हो और इसमें एल्काइन में क्या होता है, एल्काइन में आपको C ट्रिपल बॉन्ड C चाहिए, तो कम से कम 2 कार्बन एटम तो चाहिए मुझे। अगर मान लीजिए सिर्फ एक ही कार्बन रख देंगे तो फिर डबल बॉन्ड कहाँ लगाएंगे, डबल बॉन्ड हम लगा ही नहीं पाएंगे, ये प्रॉब्लम है। तो इस वजह से चाहे वो एल्कीन हो उसका भी फर्स्ट मेंबर n इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट होता है, और चाहे वो एल्काइन हो उसका भी फर्स्ट मेंबर n इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है, समझ गए? ठीक, तो इसलिए पहला मेंबर n इज इक्वल टू 2, दूसरा मेंबर n इज इक्वल टू 3, तो तीसरा मेंबर n इज इक्वल टू 4। तो इस थर्ड मेंबर को हम क्या बोलेंगे, C4 H5 2 into 4 minus 2, 2 4s are 8 और 8 minus 2 6, ये हो गया C4H6, और इसको क्या बोल देंगे हम, बिकॉज n इज इक्वल टू 4, ब्यूटाइन। ठीक है, उसके बाद वो बोल रहे हैं फिफ्थ मेंबर, तो फिफ्थ मेंबर में फिर वही है कि n की वैल्यू 1 बढ़ा दीजिए, बिल्कुल सही, n इज इक्वल टू 6। जब n इज इक्वल टू 6 हो गया तो इसको क्या कहेंगे, C6H 2 into 6 minus 2, C6H10, बिल्कुल सही, डबल से 2 कम, अब इसको क्या बोलेंगे, ठीक है। और ये जानबूझकर आपको एल्कीन और एल्काइन ही देंगे क्योंकि उसमें बच्चा जरूर कंफ्यूज होता है, वो बोलेंगे थर्ड मेंबर है, थर्ड मेंबर n इज इक्वल टू 3, प्रणव कहेगा मैंने ठीक कर दिया, ठीक है, बाहर आके पता चलेगा कि हो गया कल्याण। चलिए अगला देखिएगा, क्वेश्चन 2। सर ऐसे होते हैं कुछ जो बंदा खुश होकर पेपर दे के आ रहा दुखी कर देते हैं क्लास के बाहर आते ही। हमारे साथ तो हमेशा यही होता था, पेपर अच्छा होता था, रिजल्ट अच्छा नहीं होता था। सर आपके साथ? सब बच्चों के साथ सबके साथ यही होता है, मेरे साथ टाइम को हो गए, पेपर अच्छा भी नहीं गया और हम मन के इतने सच्चे थे कि हम आते ही ये कहते थे अरे बहुत बढ़िया हुआ है पेपर, बहुत बढ़िया। क्यों, हमको ये लगता था कि रिजल्ट तक तो शांति रहेगी कभी, है ना, ये लगता था। और फिर उसके बाद में जब रिजल्ट आ जाता था तो रिजल्ट आने के बाद में फिर ये कहते थे कि अच्छा क्या था? मतलब मुंह लटका कर आ जाते थे। पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं, क्योंकि भाई हमारे माँ बाप हैं, है ना, तो उन्हें हमारे बारे में हमसे ज़्यादा पता है, उन्हें भी कहीं ना कहीं एहसास होता था रिजल्ट आएगा या रोता हुआ आएगा वहाँ से, ठीक, तो मुंह लटका हुआ मुंह देखकर दूर से ही समझ जाते थे कि रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड खराब ही आएगा, ठीक। फिर आ गए, आने के बाद आने के बाद में उन्हें हमारे रटे रटाए 3-4 डायलॉग भी बताते। एक स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई है, दूसरा पहले दूसरे टीचर थे जिन्होंने हमको पढ़ाया, चेक दूसरे टीचर ने करा, उन्होंने ना सारी आपस की अपनी खुन्नस निकाली है, उनके सारे स्टूडेंट्स के नंबर कम दे दिए। तीसरा बहाना कि वो जो हमारी क्लास में हाईएस्ट ही इतना आए हैं, अगर अपने नंबर 8 है, हाईएस्ट ही 10 है मम्मी, बात तो सुनो, मैं जाऊँगी पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में, वहाँ पता चलेगा। हम इतने मन के सच्चे थे कि हमें ये लगता था, और होता भी था ये ऐसा, कि 10 दिन में धीरे धीरे ना मम्मी को भी आदत पड़ जाएगी, हाँ मेरा बच्चा ना 20 में से 8 की लाएगा, चल छोड़, क्या टीचर से बहस करनी, अपनी बेइज्जती करानी है वजह के, तो मम्मी कुछ नहीं कहेंगी। और फिर हमें करना क्या, एक प्रॉमिस करने में तो महान है, मम्मी अगली बार पक्का। सब मेरे साथ भी हो रहा था, अच्छा गया है, आधे नंबर आएंगे पक्का। तो बस ये होता था, अगली बार फिर वही कहा। सर नहीं, ऑनलाइन में कहानी पलट गई है,
तेरा बेकार किया मतलब तेरे आने से तेरे बढ़िया तो मरेंगे। Which of the following which of the following belong to the same homologous series? Belong to the same homologous series. Belong to the same homologous series. C3H8 C3H6 सेम C4H8 हाँ एक ही क्वेश्चन को पूछेंगे ना अलग अलग तरीके। सेम होमोलोगस सीरीज का मतलब ये है कि आप बताइए इनमें से एल्केन कौन कौन से हैं। तो एल्केन्स को एक तरफ रख दो, एल्कीन्स को एक तरफ, एल्काइन्स को एक तरफ, बस। होमोलोगस सीरीज का मतलब सेम फैमिली C4H6। चलिए इसका आप सॉल्यूशन देखें। ये C3H8 क्या है, इसमें हाइड्रोजन डबल से दो ज्यादा, तो क्या हो गया एल्केन। यहाँ लिखो एल्केन C3H8 वो ये क्या है, एल्कीन ये है, एग्जैक्टली एल्कीन। डबल है। यहाँ लिखो एल्कीन C4H8 वो भी एल्कीन है, ये C4H8 डबल है, तो ये भी इसको भी लिखो C4H8। So वो alkyne क्या आखिरी वाला एल्काइन है। एल्काइन क्या है C4H6। ठीक है तो मतलब वो पूछ रहे थे कि आप ये बताएं which of the following belong to the same homologous series एल्कीन C3H6 and C4H8। तो आप यहाँ लिखेंगे therefore C3H6 and C4H8 belong to the same homologous series अगर हम लास्ट लाइन ना लिखे बस वो करके छोड़ दो सॉर्ट, फिर हमें मार्क्स मिलेंगे। एक्चुअली क्वेश्चन में ये पूछा है ना कि which of the following belong to the same homologous series, तो इसलिए वो स्टेटमेंट लास्ट में लिख देना, आधा नंबर होता है स्टेटमेंट। तो दैट इज एल्काइन्स। ठीक है, एल्केन एल्कीन एल्काइन करने के बाद में फिर और कुछ तरीके के हम देखेंगे। सर एल्काइन नहीं एल्कीन होगा। एल्कीन आज ये प्रणव का असर आ गया मेरे ऊपर। क्या हुआ? एल्कीन की जगह एल्काइन लिख रहा हूँ, एन की जगह 2 लिख रहा हूँ। मैंने क्या किया वैसे? मेरा मार्क्स है। यही तो तुम्हारी महानता, तुम्हें पता ही नहीं चलता है कब तुम क्या कर जाते हो। माई मेरा पास देख लिया, आप क्या बात कर रहे हो? चलिए जी, अब नेक्स्ट आप लिखेंगे हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स। तो मैं इसमें कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ, बीच में हमारी 1-2 क्लासेस जो हैं वो कंबाइन भी हुई थी, हो सकता है ये कर रखा हो, तो जिसने कर रखा है वो देख ले, नहीं तो दोबारा भी चाहो तो कर सकते याद हैं, नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। हेलो एल्केन्स में नोट करिएगा, when one hydrogen atom of an alkane is replaced when one hydrogen atom of an alkane is replaced by a halogen atom
is replaced by a halogen atom is replaced by a halogen atom, comma, we get haloalkane, also called halogen alkane. Also called halogen alkane, also called halogen alkane. ठीक है, तो अब जो हेलो एल्केन्स में ये जो बोल रहे हैं ना हेलोजन एटम, यहाँ आप लिख दें बेटा R होता है एल्काइल ग्रुप, R सिंगल बॉन्ड Cl, R सिंगल बॉन्ड Br, R सिंगल बॉन्ड I, ये होता है। तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक। और R क्या होता है? R ये होता है कि एल्कीन और एल्काइन को भूल जाना इसमें। एल्केन जो है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम आप हटा दीजिए तो वो एल्काइल बन जाता है। फॉर एग्जांपल मीथेन है CH4, मैंने मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो वो बन गया मिथाइल। ऐसे ही इथेन है C2H6, मैंने उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो वो बन गया, सीरी को क्या हो गया, तो मैंने इथेन में से एक हाइड्रोजन हटाया तो वो बन गया क्या, C2H5, उसको बोलेंगे इथाइल, ठीक। ऐसे ही आप प्रोपेन में से हटा दीजिए तो वो बन जाएगा प्रोपाइल। तो एक हाइड्रोजन हटाने का मतलब क्या है कि एल्केन का फॉर्मूला, एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला क्या बन गया, CnH2n प्लस 2, नहीं CnH2n प्लस 1, ठीक है, क्योंकि हमें एक ही हाइड्रोजन चाहिए, एक हाइड्रोजन लास्ट का हटा देना। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। अल्कोहल आएगा, फिर सारे आ जाएंगे तो बाकी के सारे। हेलो एल्केन्स में अल्कोहल नहीं आएगा ना, अल्कोहल अलग करेंगे। इसमें कुछ कॉमन एग्जांपल्स देखिए। CH3Cl क्या हुआ आप समझ रहे होंगे, ये CH4 था मीथेन, हमने मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दिया और एक क्लोरीन लगा दिया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको, इसका नेम क्या होगा, इसके ना दो नाम हो सकते हैं, दो तरीके से इसके नाम हो सकते हैं। बिल्कुल सही, एक तो बोलो क्लोरोमीथेन, मिथाइल क्लोराइड और फ्लोरोमीथेन। ठीक है, तो ये तो इसका नाम हो गया। मतलब नाम किस तरीके से होगा कि अगर मान लो हमको प्रीफिक्स में लगाना है हेलो एटम, हेलोजन एटम प्रीफिक्स में लगाना है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर Cl है, अगर मान लीजिए यहाँ Cl ना होता Br लगा दें यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा, ब्रोमोमीथेन या फिर मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, फिर अगर मान लीजिए यहाँ पर क्लोरीन ना लगाकर हम आयोडीन लगा दें तो ये बन जाएगा आयोडोमीथेन या फिर मिथाइल आयोडाइड। ठीक, इसी तरीके से अगला एग्जांपल देखो। अच्छा हाँ सॉरी, इसका स्ट्रक्चर भी देखिएगा। स्ट्रक्चर एक उसकी जगह Cl लग जाएगा, H की जगह। CH4 में क्या होता था, पढ़ने का मतलब क्या? सिंगल बॉन्ड, इधर भी H, इधर भी H, इधर भी H और यहाँ पर क्लोरीन, बस एक हाइड्रोजन हटाओ और एक हाइड्रोजन हटाकर आप या तो क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, जिस जो भी आपसे पूछा जाए वो आप लगा दीजिए। ठीक, अगला देखते हैं। C2H5I, ये तो मास्क में लगा रखा तुमने, ऊपर से हंसे जा रहा हूँ। और कितनी धीरे बोलूँ मैं? C2H5I, इसका नाम क्या हो जाएगा? हमने क्या करा,
हाँ, हमने यहाँ पर इथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो ये बन गया इथाइल आयोडाइड या फिर आयोडोइथेन। आयोडोइथेन स्ट्रक्चर कार्बन में डबल बॉन्ड, नहीं, डबल बॉन्ड आएगा ही नहीं, Sorry, इसमें कहीं नहीं है डबल बॉन्ड। कार्बन/कार्बन। दो तो कार्बन आ गए, कार्बन के दो एटम है। उसके बाद एक जगह आपको आयोडीन लगा देना है, एक कार्बन में, चाहे इधर वाले में लगा दो चाहे इधर वाले में लगा एक दो। में 3 एक में अब जितने भी बचे हैं सब इनको अपनी हाइड्रोजन। सब जगह हाइड्रोजन लगाइए ताकि उनकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाए। जैसे इसकी सिंगल बॉन्ड लग गया यानी कि एक वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, टोटल 4 होती हैं, 3 बची तो 1 2 3। इसमें 2 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई तो 2 बची तो 1 2 खत्म। सब जगह हाइड्रोजन लगा, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 5 हाइड्रोजन 2 कार्बन तो C2H5 आई। ठीक है, उसके बाद देखिएगा थर्ड C3H7Br। ठीक है, तो C3H8 होता तो क्या बनता प्रोपेन, हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो क्या बचा प्रोपाइल। ठीक, तो क्या बोलेंगे इसको ब्रोमाइड और ब्रोमोप्रोपाइल। यस ब्रोमोप्रोपेन। प्रोपेन। हाँ, तुक्का सही है। प्रोपाइल ब्रोमाइड और ब्रोमोप्रोपेन। और जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो कार्बन के 3 एटम हैं तो तीनों सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड, सी 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 ये कनेक्ट हो गया और एक के साथ में ब्रोमीन को कनेक्ट कर दीजिए। अब देखो इस कार्बन की एक वैलेंसी सेटिस्फाई तो 2 3 4, इस कार्बन की दोनों सेटिस्फाई तो 3 4, इस कार्बन की दोनों सेटिस्फाई तो 3 4, इधर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा था हेलो एल्केन। हेलो एल्केन के बाद नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे अल्कोहल्स। ठीक है, चलिए अगली क्लास में करवाता हूँ। क्या हो गया? कुछ हो गई थी हमारे पास, आपने बोला था नहीं, मैं टॉपिक कर रहा था, दूर तेरे